इस कहानी की शुरुआत एक बेहद खौफनाक और धुंधले नजारे से होती है। ढाका शहर के सुल्ताना कमाल ब्रिज पर हर तरफ तबाही और मौत का मंजर है। जली हुई गाड़ियां, धुएं का गुबार और इन सब के बीच एक खूंखार मर्सिनरी जिसका नाम टाइलर रेक है, अपनी राइफल ताने खड़ा है। वह बुरी तरह जख्मी है, उसके मुंह से लगातार खून बह रहा है और उसका दायां पैर लगभग बेकार हो चुका है। जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ता है, पुलिस और स्पेशल फोर्सेज की तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। टाइलर हार मानने वालों में से नहीं है। वह एक एक करके दुश्मनों को मौत के घाट उतारता है, लेकिन तभी एक स्नाइपर की गोली उसके पास से सनसनाती हुई निकलती है और वह खुद को बचाने के लिए एक हरी टोयोटा कार के पीछे गिर जाता है। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए उसे एक धुंधला सा सपना आता है, जहां एक छोटा बच्चा समुद्र के किनारे रेत पर बेफिक्र भाग रहा है। यह बच्चा कौन है और टाइलर इस भयानक मौत के जाल में कैसे फंसा, यह जानने के लिए हमें कहानी में 2 दिन पीछे मुंबई चलना होगा। मुंबई के एक बेहद महंगे और सुरक्षित इलाके में 14 साल का ओवी महाजन रहता है। ओवी कोई आम बच्चा नहीं है, वह इंडिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड ओवी महाजन सीनियर का बेटा है। लेकिन इतनी दौलत और शोहरत के बावजूद ओवी की जिंदगी एक सोने के पिंजरे जैसी है। उसका पिता इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है और ओवी की सुरक्षा की जिम्मेदारी साजू नाम के एक खतरनाक और वफादार आदमी पर है। साजू हर वक्त ओवी पर नजर रखता है, जो ओवी को बिल्कुल पसंद नहीं है। एक दिन स्कूल के बाद ओवी अपने दोस्तों सचिन और अर्जुन के साथ एक महंगे कैफे में बैठा होता है। ओवी एक लड़की को पसंद करता है, लेकिन उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। घर लौटने पर उसे वही पुराना अकेलापन सताता है। रात के समय दोस्तों के बुलावे पर वह साजू की नजरों से बचकर एक क्लब में पहुंच जाता है। वहां उसे लगता है कि वह अपनी जिंदगी जी रहा है, लेकिन क्लब के बाहर एक अंधेरी गली में पुलिस की एक गाड़ी आती है। पुलिस वाले सचिन को एक marijuana के जॉइंट के साथ पकड़ लेते हैं। ओवी को लगता है कि यह कोई आम पूछताछ है और बात सुलझ जाएगी, लेकिन अगले ही पल एक पुलिस वाला अपनी पिस्तौल निकालता है और सचिन के सिर में सटाकर गोली मार देता है। ओवी के सिर पर एक काला हुड पहनाकर उसे बेरहमी से अगवा कर लिया जाता है। अगली सुबह मुंबई सेंट्रल जेल में साजू ओवी के पिता से मिलने पहुंचता है। ओवी का पिता गुस्से से आग बबूला है। वह साजू को बताता है कि उसके बेटे को ढाका के सबसे खूंखार ड्रग लॉर्ड अमीर आसिफ ने किडनैप कर लिया है। यह कोई पैसों की मांग नहीं है, बल्कि यह एक गैंग वार और ओवी के पिता को नीचा दिखाने की गहरी साजिश है। ओवी का पिता साजू को सीधी धमकी देता है कि अगर उसे अपना बेटा सही सलामत वापस नहीं मिला तो साजू का अपना बेटा और पत्नी जिंदा नहीं बचेंगे। साजू जानता है कि अमीर आसिफ के चंगुल से ओवी को निकालना एक पूरी आर्मी का काम है, लेकिन सरकार ने महाजन के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं, इसीलिए उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वह कोई बड़ी प्राइवेट आर्मी बुला सके। साजू अपनी पत्नी नेशा के पास जाता है और भारी मन से वादा करता है कि वह किसी भी कीमत पर यह काम पूरा करेगा, क्योंकि उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। अब कहानी हमें सीधे ऑस्ट्रेलिया के किम्बरले इलाके में ले जाती है, एक बेहद खूबसूरत लेकिन खतरनाक चट्टान के किनारे। टाइलर रेक अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी और अपनी जान की परवाह न होने का भाव है। वह अचानक एक 30 मीटर ऊंची चट्टान से छलांग लगा देता है। पानी के अंदर जाने के बाद वह अपनी सांसें रोककर एकदम शांत बैठ जाता है। उसे फिर से अपने उसी बेटे का सपना आता है जो रेत पर भाग रहा था। इस मानसिक दर्द से बचने के लिए टाइलर शराब और ऑक्सीकॉटिन नाम की दर्द निवारक गोलियों का सहारा लेता है। तभी वहां निक खान नाम की एक महिला पहुंचती है। निक उसे एक नए मिशन के बारे में बताती है कि इंडिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड के बेटे ओवी को ढाका के डॉन अमीर आसिफ ने अगवा कर लिया है। निक टाइलर को साफ चेतावनी देती है कि यह मिशन बहुत पेचीदा और खतरनाक है, लेकिन टाइलर को मौत से डर नहीं लगता। उसे पैसों की
जरूरत है और शायद एक बहाने की भी, जिससे वह इस जिंदगी को खत्म कर सके। वह इस सुसाइड मिशन के लिए तैयार हो जाता है। ढाका शहर एक भूल भुलैया की तरह है, जहां हर तरफ भीड़, प्रदूषण और कदम कदम पर खतरा है। टाइलर अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है और जानबूझकर खुद को उन किडनैपर्स के हाथों अगवा होने देता है ताकि वह सीधे ओवी तक पहुंच सके। एक गंदे और खून से सने कमरे में कलाम नाम का किडनैपर टाइलर के सिर पर बंदूक तानता है। कलाम टाइलर को डराने के लिए खाली बंदूक चलाता है, लेकिन टाइलर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। वह मुस्कुरा कर कहता है कि उसे पता है बंदूक में मैगजीन नहीं है। जब कलाम उसे दरवाजे के पीछे बंधे हुए ओबी की एक झलक दिखाता है तो टाइलर समझ जाता है कि उसे जो चाहिए था वो मिल गया है। जैसे ही किडनैपर उसे वहां से बाहर ले जाने लगते हैं, टाइलर अचानक उन पर एक भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है। वह बिना किसी हथियार के सिर्फ अपने हाथों और कमरे में पड़ी चीजों से 6 किडनैपर्स को एक एक करके बेरहमी से मार डालता है। एक किडनैपर को वह रैंक के नुकीले हिस्से से जमीन पर पटक कर मारता है। कमरे में सिर्फ एक छोटा बच्चा बचता है जिसके हाथ में एक पुरानी राइफल है। टाइलर उस बच्चे की आंखों में डर देखकर उसे छोड़ देता है, ओवी को आजाद करता है और उसे लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ अमीर आसिफ को जब इस बात की भनक लगती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह एक ऐसा क्रूर इंसान है जो सजा देने के लिए छोटे बच्चे को भी बिल्डिंग से नीचे फेंकने में पल भर की हिचकिचाहट नहीं दिखाता। अमीर पुलिस कर्नल को आदेश देता है कि पूरे ढाका शहर को सील कर दिया जाए। पुल, ट्रेन और हवाई अड्डे सब बंद कर दिए जाते हैं। पूरे शहर की भ्रष्ट पुलिस और सेना अब टाइलर और ओवी के खून की प्यासी हो चुकी है। टाइलर ओवी को जंगल के रास्ते एक नाव की तरफ ले जा रहा है जहां उसकी टीम के लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। ओवी बुरी तरह डरा हुआ है और उसे समझ नहीं आ रहा कि यह हथियारों से लैस अजनबी उसे कहां ले जा रहा है। लेकिन नाव तक पहुंचने से पहले ही सब कुछ तबाह हो जाता है। टाइलर की टीम पर अचानक एक नकाबपोश आदमी हमला कर देता है और नाव पर मौजूद टाइलर के साथियों की गर्दन तोड़ देता है। आसमान में पुलिस के हेलीकॉप्टर मंडराने लगते हैं। टाइलर और ओबी जब नाव के करीब पहुंचते हैं तो उन पर स्नाइपर से गोलियां चलने लगती है। वह नकाबपोश आदमी अपना चेहरा दिखाता है। वह कोई और नहीं बल्कि साजू है। साजू जो ओबी को बचाने के लिए खुद ढाका आ गया है क्योंकि महाजन के पास टाइलर को देने के लिए पैसे नहीं थे। साजू ओबी को आवाज लगाता है कि वह उसे घर ले जाने आया है, लेकिन टाइलर को समझ आ जाता है कि अगर उसने बच्चे को साजू के हवाले किया तो शायद वह उसे वापस अमीर आसिफ को सौंप दे या बीच में ही कोई और धोखा हो जाए। टाइलर एक ग्रेनेड फेंकता है और ओवी को लेकर शहर की सड़कों की तरफ भागता है। इसके बाद शुरू होती है ढाका की तंग गलियों में मौत की रेस। टाइलर एक सेडान कार में ओवी को लेकर भाग रहा है और उसके पीछे ढाका पुलिस के साथ साथ साजू भी अपनी गाड़ी से गोलियां बरसा रहा है। टाइलर अपनी ड्राइविंग स्किल्स से पुलिस की गाड़ियों को चकमा देता है, लेकिन साजू एक खतरनाक शिकारी की तरह उनका पीछा नहीं छोड़ता। वे कार छोड़कर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में घुस जाते हैं। वहां पुलिस के टैक्टिकल ऑफिसर्स पूरी बिल्डिंग को घेर लेते हैं। टाइलर अंधेरे कॉरिडोर्स में पुलिस वालों को एक एक करके चाकू और गोलियों से मारता है। ओवी अपनी आंखों के सामने यह खूनी खेल देखकर सहम जाता है। टाइलर एक पुलिस वाले को बालकनी से नीचे फेंक देता है और ओवी को लेकर एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगा देता है, लेकिन तभी साजू वहां पहुंच जाता है। टाइलर और साजू के बीच एक खूंखार लड़ाई शुरू होती है। दोनों एक दूसरे की जान लेने पर उतारू है। लड़ते लड़ते वे बालकनी से नीचे सड़क पर गिरते हैं। बुरी तरह घायल होने के बावजूद वे चाकू से एक दूसरे पर वार करते हैं, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार नीली कार टाइलर को जोरदार टक्कर मारती है और वह हवा में उछलकर दूर गिरता है। साजू ओवी को अपने साथ ले जाने ही वाला होता है कि टाइलर एक ट्रक लेकर आता है और साजू को कुचलते हुए वहां से ओवी को निकालकर भाग निकलता है। पुलिस के हेलीकॉप्टर से बचने के लिए टाइलर ट्रक को एक अंडरपास में क्रैश कर देता है और धमाके से पहले ओवी को लेकर बाहर कूद जाता है। वे एक सुनसान फैक्ट्री के ऑफिस में छुपते हैं। टाइलर के शरीर से खून बह रहा है और वह दर्द कम करने के लिए गोलियां खाता है। तभी निक का फोन आता है। निक उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई बताती है। कोई पैसा नहीं है। ओवी के पिता ने उन्हें धोखा दिया है और पैसे ट्रांसफर नहीं किए। निक टाइलर को आदेश देती है कि वह उस बच्चे को वहीं सड़क पर छोड़ दे और अपनी जान बचाकर
अकेले पुल के पास आ जाए जहां से उसे रेस्क्यू किया जा सके। टाइलर फोन पर कुछ नहीं बोलता, उसे अपने मरे हुए बेटे की याद आती है। वह जानता है कि अगर उसने ओवी को यहाँ अकेला छोड़ा तो शहर के गुंडे उसे तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे। टाइलर उस बच्चे को छोड़ने से साफ इनकार कर देता है। अब यह मिशन पैसों का नहीं रहा, यह टाइलर की अपनी आत्मा को बचाने की जंग बन चुका है। पुलिस और कुछ लोकल लड़कों के गैंग फराहाद से बचते हुए वे ढाका के बदबूदार सीवर में उतर जाते हैं। वहां से निकलकर टाइलर अपने एक पुराने मर्सिनरी दोस्त गसफार को मदद के लिए बुलाता है। गसफार उन्हें अपने शानदार घर में पनाह देता है। टाइलर को लगता है कि अब वे सुरक्षित है, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा धोखा अभी बाकी है। गसफार शराब पीकर टाइलर से कहता है कि अमीर आसिफ ने इस बच्चे पर $10 मिलियन का इनाम रखा है। गसफार टाइलर को लालच देता है कि वे दोनों इस बच्चे को मार दे और पैसे बांट ले, क्योंकि बच्चा वैसे भी इस शहर से जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। टाइलर गुस्से में गसफार से भिड़ जाता है। दोनों दोस्तों के बीच एक खौफनाक मौत की लड़ाई शुरू होती है। गसफार टाइलर पर भारी पड़ रहा है और उसे जान से मारने ही वाला है कि तभी सीढ़ियों पर एक गोली चलने की आवाज आती है। गसफार खून से लथपथ होकर कुर्सी पर गिर पड़ता है। टाइलर पलट कर देखता है तो ओवी के हाथ में बंदूक है, जिससे अभी अभी धुआं निकल रहा है। ओवी के हाथ कांप रहे हैं और उसकी आंखों में आंसू है। उसने टाइलर की जान बचाने के लिए पहली बार किसी इंसान की हत्या कर दी है। यह मासूम बच्चा अब इस खूनी दलदल में पूरी तरह धंस चुका है। बाहर अमीर आसिफ की पूरी फौज उन्हें ढूंढ रही है और अब उनके पास छुपने की कोई जगह नहीं बची है। कमरे में पसरा सन्नाटा और हवा में तैरती बारूद की गंध। गसफार की बेजान लाश कुर्सी पर खून से लथपथ पड़ी है। 14 साल के ओवी के हाथ अभी भी कांप रहे हैं, जिसकी उंगलियों ने अपनी और टाइलर की जान बचाने के लिए पहली बार किसी इंसान पर ट्रिगर दबाया है। खौफ और सदमे से भरा ओवी फूट फूट कर रोते हुए टाइलर के सीने से लग जाता है और कहता है कि उसे बस अपने घर जाना है। टाइलर जो खुद अनगिनत मौतें दे चुका है, इस मासूम बच्चे के दर्द को महसूस करता है। उसकी अपनी आंखों में एक अजीब सी नमी छा जाती है और वह ओवी को सीने से लगाकर भारी आवाज में वादा करता है कि वह उसे किसी भी कीमत पर घर पहुंचाएगा। अब टाइलर को समझ आ चुका है कि ढाका शहर की पूरी पुलिस, सेना और खूंखार गुंडों की फौज से वह अकेला नहीं लड़ सकता। उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो ओवी को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा सके, और वह इंसान कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन साजू है। अगली सुबह ढाका की धुंधली और खतरनाक सड़कों पर टाइलर अपनी गाड़ी साजू के सामने रोकता है। जो साजू कल तक टाइलर के खून का प्यासा था, आज टाइलर उसके पैरों के पास हथियारों से भरा एक भारी बैग फेंक देता है। टाइलर साजू की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि उसे सिर्फ इस बच्चे की जान बचानी है। साजू की अपनी खौफनाक मजबूरी है। अगर वह ओवी को वापस मुंबई नहीं ले गया तो ओवी का क्रूर पिता साजू के पूरे परिवार को बेरहमी से मार डालेगा। मौत के साए में दोनों के बीच एक अनकहा समझौता होता है। टाइलर ओवी की तरफ मुड़ता है और उसे समझाता है कि अब साजू उसे सुल्ताना कमाल ब्रिज के पार ले जाएगा, जहां टाइलर की रेस्क्यू टीम उनका इंतजार कर रही है। इस नामुमकिन मिशन का प्लान यह है कि टाइलर खुद को मौत के मुंह में धकेल कर पूरी पुलिस फोर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा, ताकि साजू ओवी को भीड़ के बीच से सुरक्षित निकाल सके। टाइलर एक पुरानी सिलाई कारखाने की दूसरी मंजिल पर पोजीशन लेता है और खिड़की से नीचे खड़ी पुलिस की गाड़ियों पर ग्रेनेड लॉन्चर से सीधा हमला कर देता है। जोरदार धमाके होते हैं, गाड़ियां आग के गोलों में तब्दील होकर हवा में उछल जाती है और चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। टाइलर अकेले ही पूरी पुलिस फोर्स पर कहर बनकर टूट पड़ता है। दूसरी तरफ इस भयानक अफरा तफरी का फायदा उठाकर साजू और ओवी सुल्ताना कमाल ब्रिज के चेक पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। साजू ने अपना चेहरा एक कपड़े से ढक लिया है और ओवी ने खुद को छुपाने के लिए एक टोपी पहन ली है। पुलिस हर गुजरने वाले शख्स का चेहरा ध्यान से चेक कर रही है। वे दोनों एक सिपाही की नजरों से बचकर निकल ही रहे होते हैं कि तभी एक दाढ़ी वाला सिपाही उन्हें रोक लेता है और ओवी की टोपी उतारने का हुक्म देता है। साजू की धड़कनें तेज हो जाती है। वह समझ जाता है कि अब शांति से बात नहीं बनेगी। जैसे ही ओवी अपने सिर से टोपी हटाता है, साजू पलक झपकते ही अपनी राइफल निकालता है और उस सिपाही
सिपाही के साथ साथ उसके पीछे खड़े कई सिपाहियों के सिर में अंधाधुंध गोलियां उतार देता है। पुल पर अचानक भगदड़ मच जाती है और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। साजू ओवी को हिदायत देता है कि वह एक बस के अंदर छुप जाए और खुद मौत का तांडव करने के लिए आगे आ जाता है। साजू किसी भूखे शेर की तरह लड़ रहा है। वह एक के बाद एक टैक्टिकल ऑफिसर को मौत के घाट उतारता है। वह कवर लेता है, ग्रेनेड फेंकता है और दूर टावर पर बैठे एक स्नाइपर को भी अपनी अचूक गोली से मार गिराता है। लेकिन पुलिस की फौज चींटियों की तरह उमड़ती चली आ रही है। तभी आसमान का सीना चीरता हुआ पुलिस का एक ब्लैक हेलीकॉप्टर आ जाता है जिसमें एक भारी मशीन गन लगी है। वह मशीन गन पुल पर खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ाने लगती है। ओवी एक खाली बस के अंदर छुपकर इस भयानक तबाही को अपनी आंखों से देख रहा है और खौफ से कांप रहा है। उधर सिलाई कारखाने के पास टाइलर पुलिस और सेना से भयंकर युद्ध लड़ रहा है। सेना उसे खत्म करने के लिए एक बख्तरबंद गाड़ी ले आती है जिस पर भारी मशीन गन लगी है। टाइलर अपनी जान हथेली पर रख कर आगे बढ़ता है, मशीन गन चलाने वाले सिपाही को मारता है और उस मजबूत बख्तरबंद गाड़ी के अंदर हैच से 2 ग्रेनेड डाल देता है। एक कान फोड़ देने वाला धमाका होता है और वह विशाल गाड़ी आग के गुब्बार में बदल जाती है। टाइलर खून और पसीने से लथपथ है। उसका हर एक कदम मौत को चुनौती दे रहा है, लेकिन वह किसी भी तरह पुल की तरफ लगातार बढ़ रहा है। पुल पर साजू अब तक पूरी तरह से लहूलुहान हो चुका है। उसके शरीर से तेजी से खून बह रहा है, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं है। वह ओवी की तरफ बढ़ने वाले हर खतरे को मिटा रहा है। एक सिपाही साजू पर हावी होने की कोशिश करता है, लेकिन साजू उसे पकड़कर उसी के चाकू से उसके सीने को छलनी कर देता है। साजू उस सिपाही की लाश को ढाल बनाकर आगे बढ़ता है और दूसरे सिपाही को भी भून डालता है। साजू खून से सना हुआ अपना चेहरा ऊपर उठाता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि उसने इस खूनी जंग को जीत लिया है, लेकिन मौत आसमान से उन्हें देख रही थी। अमीर आसिफ का खास पुलिस कर्नल पास की एक ऊंची इमारत की छत पर स्नाइपर राइफल लिए बैठा है और दूरबीन से पुल का नजारा देख रहा है। साजू जैसे ही नीचे गिरी हुई एक राइफल को उठाता है, छत से एक स्नाइपर की गोली हवा को चीरती हुई आती है और सीधे साजू के माथे के बीचों बीच लगती है। एक भयानक झटके के साथ साजू का शरीर पीछे की तरफ गिरता है और उसकी वही मौत हो जाती है। बस के अंदर छुपा ओवी यह देखकर सन्न रह जाता है कि उसे बचाने वाला उसका आखिरी रक्षक भी अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। साजू की बेजान लाश एक बस के टायर के पास सड़क पर खून से सनी पड़ी है। दूसरी तरफ अपने आलीशान घर की बालकनी में खड़ा क्रूर अमीर आसिफ यह खौफनाक नजारा देखकर शैतानी हंसी मुस्कुरा रहा है। ओवी अब पूरी तरह से अकेला है और जान बचाने के लिए खिसकता हुआ एक लाल टोयोटा कार के नीचे जाकर छुप जाता है। इसी बीच टाइलर किसी तरह लड़ते भिड़ते पुल पर पहुंच जाता है। वह साजू की लाश के पास से गुजरता है और समझ जाता है कि अब हालात बद से बदतर हो चुके हैं। टाइलर सिपाहियों को बेरहमी से मारते हुए ओवी की तलाश में आगे बढ़ रहा है। तभी छत पर बैठा वह खूंखार स्नाइपर कर्नल अपनी राइफल के क्रॉस हेयर को टाइलर की पीठ पर सेट करता है। टाइलर जैसे ही एक कवर्ड ट्रक के पीछे से बाहर आता है, एक जोरदार आवाज होती है और स्नाइपर की एक और जानलेवा गोली टाइलर के शरीर को बुरी तरह चीरती हुई निकल जाती है। टाइलर का शरीर इस दर्दनाक झटके को सह नहीं पाता और वह वहीं सड़क पर गिर पड़ता है। टाइलर पुल पर खून से लथपथ पड़ा है और उसकी सांसें उखड़ने लगी है। मौत अब उससे सिर्फ एक कदम दूर है और हर तरफ फैले धुएं के बीच सन्नाटा छाने लगा है। पास ही एक इमारत की छत पर बैठा कर्नल अपनी स्नाइपर राइफल का निशाना एक बार फिर टाइलर पर लगाता है ताकि वह इस खूंखार मर्सिनरी का खेल हमेशा के लिए खत्म कर सके। लेकिन इससे पहले कि कर्नल अपनी बंदूक का ट्रिगर दबाता, पुल के दूसरे छोर पर छुपी टाइलर की टीम की साथी निक खान उसे अपने राइफल के स्कोप में देख लेती है। निक बिना एक भी पल गवाए एक अचूक गोली चलाती है जो सीधे कर्नल के सिर को चीरती हुई निकल जाती है। कर्नल का सिर बुरी तरह फट जाता है और वह छत पर लटक रहे कपड़ों के पास में ढेर हो जाता है। स्नाइपर के मरने के बाद ओवी उस लाल कार के नीचे से बाहर निकलता है जहां वह खौफ के मारे छुपा हुआ था। वह भागकर टाइलर के पास पहुंचता है जो अब एक कार के सहारे
अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। टाइलर की ऐसी लहूलुहान हालत देखकर 14 साल के ओवी के आंसू छलक पड़ते हैं और वह उसका खून से सना हाथ मजबूती से पकड़कर रोने लगता है। टाइलर उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और अपने पास मंडराते हुए अपनी टीम के रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वह अपनी जान बचाने के लिए तेजी से वहां भाग जाए। ओबी उसे इस हालात में छोड़कर नहीं जाना चाहता। वह जिद करता है लेकिन टाइलर उसे डांटते हुए वहां से जाने के लिए कहता है। ओबी भारी मन से रोते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ लगाता है जहां निक उसका इंतजार कर रही है। अपने आखिरी पलों में टाइलर हार नहीं मानता। वह अपनी बची कुची ताकत इकट्ठा करता है और अपनी राइफल को जमीन पर टेक कर लड़खड़ाते हुए खड़ा हो जाता है। वह ओबी को सुरक्षित निकालने के लिए पलटकर पीछे से आने वाले सेना के जवानों पर अपनी पिस्तौल से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगता है ताकि कोई भी ओबी तक ना पहुंच सके। निक और उसकी टीम भी हेलीकॉप्टर के पास से दुश्मनों को लगातार मार गिरा रही है। ओबी दौड़ते हुए निक के पास सुरक्षित पहुंच जाता है लेकिन तभी पुल पर एक बेहद भयानक और दिल दहला देने वाली घटना घटती है। टाइलर हेलीकॉप्टर की तरफ लड़खड़ाते हुए बढ़ ही रहा होता है कि अचानक एक गोली हवा को चीरती हुई आती है और सीधे उसकी गर्दन में जा धंसती है। यह गोली किसी पुलिस वाले ने नहीं बल्कि उसी सड़क छाप गुंडे लड़के फरहाद ने चलाई है जिसे टाइलर ने कुछ देर पहले तरस खाकर जिंदा छोड़ दिया था। गर्दन से खून का फव्वार फूट पड़ता है और टाइलर के हाथ से उसकी पिस्तौल छूटकर नीचे गिर जाती है। वो भी यह सब अपनी आंखों से देखता है और एक बार फिर चीखते हुए टाइलर की तरफ भागने की कोशिश करता है लेकिन निक उसे जबरदस्ती रोक लेती है। टाइलर अब घुटनों के बल गिर चुका है और अपने गले के घाव को हाथ से दबाने की कोशिश कर रहा है। वह किसी तरह खुद को घसीटते हुए पुल की रेलिंग तक पहुंचता है और उसके सहारे खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों के सामने ढाका शहर का धुंधला आसमान है और उसकी जिंदगी की डोर छूटने लगी है। तभी उसे एक बार फिर समंदर के किनारे हिलते हुए अपने बेटे का वह सपना दिखाई देता है लेकिन इस बार वह सपना धुंधला नहीं है। उसे अपने बेटे की नीली आंखें और उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई देता है। टाइलर पुल की तरफ मुड़कर देखता है। निक और ओवी उसे आंसुओं भरी आंखों से देख रहे हैं। टाइलर निक की तरफ देखकर एक आखिरी विदाई का इशारा करता है और खुद को पुल की रेलिंग से पीछे की तरफ गहरी नदी में गिरा देता है। पानी में गिरते ही टाइलर गहरे पानी में डूबने लगता है और उसके खून से नदी का पानी लाल हो जाता है। वो भी फूट फूट कर रोता है लेकिन निक उसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर में बैठाकर वहां से निकाल ले जाती है। दूर अपने आलीशान घर की बालकनी से यह सब तमाशा देख रहा अमीर आसिफ अपनी जीत पर एक शैतानी मुस्कान बिखेरता है। कहानी यही खत्म नहीं होती बल्कि इस भयानक हादसे के ठीक 8 महीने बाद सबक दिखाया जाता है। अमीर आसिफ ढाका के एक बेहद शानदार रेस्टोरेंट में अपनी जीत और ताकत का जश्न मना रहा है। वह अपने खतरनाक बॉडीगार्ड्स के साथ रेस्टोरेंट के वॉशरूम में जाता है। तभी उसके बगल में एक महिला आकर खड़ी हो जाती है। यह कोई और नहीं बल्कि निक है जिसने वहाँ मौजूद लोगों में घुलने मिलने के लिए एक बेहद खूबसूरत गाउन पहना हुआ है। निक बिना कोई मौका दिए अपनी साइलेंसर लगी पिस्तौल से अमीर आसिफ के सिर में गोलियां उतार देती है और अपने दोस्त टाइलर की मौत का बदला पूरा कर लेती है। खून से लथपथ अमीर आसिफ जमीन पर गिर पड़ता है और निक खून के निशान छोड़ते हुए वहां से बिल्कुल शांति से निकल जाती है। दूसरी तरफ ओवी अब सुरक्षित मुंबई में अपने स्कूल वापस लौट चुका है। वह स्कूल के स्विमिंग पूल के पास खड़ा है। वह पानी को देखकर गहरी सांस लेता है और ऊंचे डाइविंग बोर्ड से छलांग लगा देता है। वह बिल्कुल टाइलर की तरह ही पानी के अंदर जाकर गहराई में अपनी सांसें रोककर शांत बैठ जाता है। कुछ देर बाद जब वह पानी की सतह पर वापस आता है और अपने चेहरे से पानी हटाकर अपनी आंखें खोलता है तो उसे स्विमिंग पूल के किनारे एक इंसान का धुंधला सा साया खड़ा दिखाई देता है। वह इंसान कद काठी में बिल्कुल टाइलर जैसा लग रहा है। क्या सच में टाइलर उस भयानक मौत के मुंह से वापस लौट आया है या यह सिर्फ ओवी के दिमाग का कोई भ्रम है जो अपने उस मसीहा को कभी भूल नहीं पा रहा। यह बहुत बड़ा सस्पेंस यही खत्म हो जाता है और इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का अंत होता है। आपको क्या लगता है, क्या टाइलर सच में जिंदा बच गया होगा